एक बार फिर से मौजूद हूं मैं आप लोगों के बीच आज का सीपीआर यानी कि करंट पल्स रेडियो को लेकर आप लोगों के पास शुरुआत करते हैं। आइए और ये सारी की सारी खबरें लेकर आता हूं मैं आप लोगों के पास बीबीसी हिंदी के माध्यम से। आज हम बात कर रहे हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन की और उनके लगातार 5वीं बार राष्ट्रपति चुने जाने की और इसके साथ साथ उनके ताकतवर होने के कारणों की। लेकिन पाबंदियों को पूरी दुनिया में एक तरफा लागू नहीं किया गया है। इससे रूस को चीन, भारत और ब्राजील जैसे देशों के साथ स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की इजाजत मिलती है। कजाकिस्तान और आर्मेनिया समेत उसके पड़ोसी देश पश्चिम की पाबंदियों से बचने में उसकी मदद कर रहे हैं। कार्मिकों बताते हैं रूस सामान को निर्यात कर पैसा कमाता है। वो जो कुछ भी पसंद करता है उसे बेचने के लिए वो स्वतंत्र है। तेल पर लगी हुई पाबंदी सजावटी है। प्राकृतिक गैस, अनाज और परमाणु ईंधन पर रूस के मुख्य खरीदार यूरोपीय संघ ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है। डॉक्टर सुलमान कहती हैं कि हालांकि सामान की कीमत पहले की तुलना में 4 गुना अधिक है, इसके बाद भी वो आसानी से उपलब्ध है। उन्हें लगता है कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। वो कहती हैं रूसी बढ़ती कीमतों के आदी हैं। हमारा मुख्य राष्ट्रीय डर महंगाई नहीं बल्कि घाटा है। दुकान की अलमारियों पर माल की कमी सोवियत दौर का भय है। कार्मिकों इससे सहमत है। ये सब नजरिए का खेल है। एक बात यह है कि पुतिन की प्रोपेगेंडा मशीनरी अपना काम करने में बहुत अच्छी है। ऐसा हमेशा लेकिन रह नहीं सकता। हालांकि पुतिन पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली नजर आते हैं, लेकिन डॉक्टर सुलमान कहती हैं कि इससे अंततः खत्म होना ही होगा। एक राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह के बाद रूसी संविधान में 2020 में हुए एक संशोधन की वजह से पुतिन 6 साल के 2 और कार्यकाल तक राष्ट्रपति रह सकते हैं। इस तरह वो 2036 तक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। तब उनकी उम्र 43 साल होगी। डॉक्टर सुलमान कहती हैं कि रिटायरमेंट मुझे एक संभावना के रूप में नहीं दिखता है। आदर्श रूप में उन्हें अपने कार्यकाल में मरना होगा और उनकी जगह ऐसे लोगों को सफल होना होगा जो उन्हीं की तरह निरंकुश मानसिकता रखते हैं। लेकिन डॉक्टर सुलमान का तर्क है कि ऐसा नहीं हो सकता है। वो कहती हैं कि रूस की प्रणाली बूढ़ी हो रही है और इसका नेतृत्व वो व्यक्ति कर रहा है जो युवा, मजबूत या अधिक लचीला नहीं हो रहा है। इसका निष्कर्ष ये है कि स्थिरता एक व्यक्ति में केंद्रित है जो हमेशा जिंदा नहीं रह सकता है। खबर को आगे बढ़ाता हूं और आप लोगों को बताता हूं इस बार इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, रेड बॉन्ड की खरीद और कॉन्ट्रैक्ट के आवंटन के समय पर उठते हुए सवाल। ये खबर भी लेकर आया हूं आप लोगों के पास बीबीसी हिंदी के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कहा है कि 21 मार्च तक वो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से जुड़ी हुई सभी जानकारियां उपलब्ध करवाएं। इन जानकारियों में अल्फा न्यूमेरिक कोड भी शामिल है, जिसके मिलने से पता चलेगा कि किस खरीदार का दिया हुआ बॉन्ड किस राजनीतिक दल ने भुनाया। अभी तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो डेटा जारी किया है वो सिर्फ 2 बातें बताता है। पहली ये कि किस तारीख को किसने कितने रुपए के बॉन्ड खरीदे, और दूसरी ये कि किस राजनीतिक दल ने किस तारीख को कितने बॉन्ड भुनाए। लेकिन खरीदार का बॉन्ड किस राजनीतिक दल को मिला ये बात साफ नहीं है। अल्फा न्यूमेरिक कोड की जानकारी मिलने के बाद ये मिलान आसानी से किया जा सकेगा। क्यों उठ रहे हैं सवाल? अल्फा न्यूमेरिक कोड की जानकारी आने से पहले ही एसबीआई की पहली खेप में जारी किए गए डेटा का विश्लेषण पर कई तरह के पैटर्न नजर आए हैं। कुछ ऐसे पैटर्न जिनकी वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को देश का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला तक कहा जा रहा है। अब तक उपलब्ध डेटा को ध्यान से देखें तो ऐसे कई उदाहरण देखते हैं जहां किस साल किसी प्राइवेट कंपनी पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी या आयकर विभाग की छापेमारी हुई और उसके कुछ ही दिन बाद इस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। ऐसे भी उदाहरण है जिनमें किसी कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और कुछ दिन बाद उस पर छापेमारी हुई और उसके बाद कंपनी ने फिर से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। कुछ मामलों में यह आरोप भी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के कुछ वक्त बाद ही किसी निजी कंपनी को कोई बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट मिल गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 15 मार्च को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पर हफ्ता वसूली सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया है। इसे एक आपराधिक खेल बताते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि इस खेल में एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, दूसरी तरफ से कट लिया गया और एक तरफ से रेड की, दूसरी तरफ से चंदा लिया। गांधी ने कहा कि ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां वसूली एजेंट बनकर काम कर रही हैं। 18 मार्च को कर्नाटक के मेडिकल एजुकेशन मंत्री श्यामा प्रकाश पाटिल ने कहा है कि ईडी और आईटी विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा छापेमारी के तुरंत बाद कई कॉर्पोरेट घरानों और व्यापारिक संस्थाओं द्वारा चुनावी बॉन्ड खरीदना महज कोई संयोग नहीं है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदने वाली शीर्ष कंपनियां हैं फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड, हल्दिया एनर्जी लिमिटेड, एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस विश्लेषण पर बात करने से पहले हम ये साफ कर देंगे इन पैटर्न्स में जो बातें सामने आ रही हैं वो एक अधिकृत जांच के विषय हैं। इनमें तो बहुत सी बातें तब भी साफ हो जाएंगी जब खरीदार के बॉन्ड को बनाने वाली राजनीतिक पार्टी के बीच का संबंध अल्फा न्यूमेरिक कोड की वजह से साफ हो जाएगा। तो ये नजर डालते हैं कुछ कंपनी और उनसे जुड़ी घटना पर। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी ने अक्टूबर 2020 और जनवरी 2024 के बीच 1368 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदे
2 अप्रैल 2022 को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने लॉटरी घोटाला मामले में इस कंपनी की 409.92 करोड़ की चल संपत्ति अटैच कर दी थी। 7 अप्रैल 2022 को कंपनी ने 100 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदे। 11 अप्रैल 2023 को कंपनी ने फिर से 60 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। 11 और 12 मई 2023 को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत ईडी ने फ्यूचर गेमिंग के अध्यक्ष सैंटियागो मार्टिन और अन्य लोगों के चेन्नई में आवासीय परिसरों और कोयम्बटूर में व्यावसायिक परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान करीब 457 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति बरामद की गई। टोरेंट पावर लिमिटेड, इस कंपनी ने 7 मई 2019 और 10 जनवरी 2024 के बीच 106.5 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे। 7 मार्च 2024 को कंपनी ने कहा कि उसे पीएम कुसुम योजना के तहत 1540 करोड़ रुपए की 306 मेगावाट की 7 परियोजनाएं स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट मिला है। 9 जनवरी 2024 को इस कंपनी ने कंपनी को 15 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। 10 जनवरी 2024 को कंपनी ने 10 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ऑरबिंदो फार्मा, शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स, कल्पतरू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड, माइक्रो लैब्स, हीरो मोटर कॉर्प, एपीसीओ इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डीज लैब और भी अलग अलग तरीके की कंपनियां। बॉन्ड खरीदने के बाद रेट का क्या मतलब है? डेटा के विश्लेषण से यह भी दिख रहा है कि चुनावी बॉन्ड खरीदने के बाद भी कंपनियों पर रेड हुई है। सरकार के पक्ष में एक तर्क दिया जा रहा है कि सरकारी एजेंसियों ने निष्पक्षता से काम किया और उन कंपनियों पर भी छापा मारने से नहीं हिचकी जिन्होंने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदे थे। प्रोफेसर अरुण कुमार कहते हैं जिन पर भी आरोप होगा कि वे इसे रैशनलाइज तरह संगत बनाना है तो करेंगे ही। एक तर्क ये भी हो सकता है कि बॉन्ड खरीदने के बाद भी अगर रेड हुई तो इसलिए हुई कि पार्टी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए मेरे धन से संतुष्ट नहीं थी और ज्यादा धन चाहती थी। तो ये हो सकता है कि अगर किसी ने पर्याप्त मात्रा में धन नहीं दिया तो उसे और निचोड़ेंगे और ज्यादा पैसा निकलवाएंगे। तो कुछ भी कहना मुश्किल है क्योंकि दोनों तरह की संभावनाएं हैं। प्रोफेसर कुमार के मुताबिक अगर ये पता हो कि कौन कितने रुपए के बॉन्ड खरीद रहा है तो उसे निचोड़ना और आसान हो जाता है। वो कहते हैं अगर किसी कंपनी को 10,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिल रहा है तो आप उसमें से 18 से 10% निचोड़ सकते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि नौकरशाही को पता होता है कि कौन कितना कमा रहा है और इसी जानकारी का इस्तेमाल उसे निचोड़ने में किया जाता है। सच बाहर आना चाहिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक विक्रम सिंह कहते हैं कि कब ईडी आईटी रेड हुई और कब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से चंदा दिया गया या चंदा देने के बाद किसी कंपनी को सरकारी एजेंसी की कार्रवाई से राहत मिली हो तो ये कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी पता लगा सकती है। वो कहते हैं कि मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि जब आईटी में डेटा मौजूद है तो क्यों सॉफ्टवेयर के जरिए उससे पता नहीं लगाया जा सकता कि क्या किसी ने रेड होने के बाद इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदे या किसी के बॉन्ड खरीदने के बाद मामला बंद कर दिया गया और क्या मामला बंद कर देने के बाद फिर से चंदा मिला। विक्रम सिंह कहते हैं कि ये सभी सवाल करोड़ों लोग पूछ रहे हैं कि वे कहते हैं कि इसका जवाब सबको चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जब लाए गए थे तो पारदर्शिता की बात की गई थी कि जो चंदा राजनीतिक दलों को दिया जाए वो पारदर्शी हो, बिना किसी दबाव के हो। ये जानने का अधिकार सबको है और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक हो जाना चाहिए तो सार्वजनिक होना चाहिए। पूरा डेटा बिना किसी तरह की चीज़ों को छुपाते हुए सामने आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज़रूरी बातों को छुपा लिया जाए और गैर ज़रूरी बातों को जाहिर कर दिया जाए। विक्रम सिंह के मुताबिक शेल कंपनी और उनसे जुड़े लोगों की जानकारी भी सामने आनी चाहिए। वो कहते हैं मूल डोनर का पता लगाया जाना चाहिए। जब मिलीभगत की जांच की जाती है तो जरूरी है कि इसकी तह तक पहुंचा जाए। इस मामले में अगर जानकारी छुपाई जाती है तो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिल्कुल खिलाफ होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच जरूरी है? प्रोफेसर कुमार कहते हैं कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड मामले में अब ज्यादा तो कुछ निकलेगा नहीं, लेकिन अल्फा न्यूमेरिक नंबर आने के बाद साफ हो जाएगा कि किस पार्टी को किसने कितना पैसा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए दिया। वो कहते हैं कि एजेंसियों के दुरुपयोग और क्विड प्रो को लेकर अवैधता का सवाल है कि तो उस अवैधता की जांच की जा सकती है, लेकिन ऐसी जांच ना सरकार चाहेगी और ना कोई भी राजनीतिक दल, साथ ही व्यवसाय एक समुदाय भी ये नहीं चाहेगा। जांच होगी तो बहुत सी बातें खुलेंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। ये तर्क भी दिया जा सकता है कि रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से इस मामले को खोलना बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोर्ट मॉनिटर्ड या एसआईटी या कमीशन गठित की जाएगी, पर यह होना चाहिए और जनता के सामने ये बात खुलकर आनी चाहिए। विक्रम सिंह कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को एक कमेटी बनानी चाहिए क्योंकि आज सभी सरकारों की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल लगा हुआ है। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता वाली कमेटी ही होनी चाहिए जो 15 दिन के अंदर इन सब सवालों का जवाब दे दे। सरकार को भी इस पर एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। ये सारी की सारी खबरें थी आज आप लोगों के सामने। करंट पल्स रेडियो में दोबारा जरूर मुलाकात होगी मेरी आपसे कल 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो नैनवानी पर।